तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनमोल ज़िंदगी उपन्यास का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह एक दिन आशा अपने स्कूल से आ रही होती है। रास्ते में उसे फिर से वही आदमी दिखाई पड़ता है। आशा उसे देखकर बहुत डर जाती है। वहाँ पर वह आदमी अकेला होता है। उसकी ट्रक नहीं दिखती। वह आदमी आशा के आगे खड़ा होकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वह अपना नाम दिनेश बताता है। वह दिनेश आशा को प्यार से बहलाते फुसलाते हुए समझाता है और कहता है, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने उस दिन बहुत पी रखा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आशा उसकी इतनी बात सुनते ही वहाँ से अपनी साइकिल बढ़ाती है और तेज़ी से निकल जाती है। इस बार वह आदमी दिनेश आशा का पीछा नहीं करता है। आशा अपने घर पहुंचते ही सारी बातों को अपने माँ बाबूजी को बताती है। दूसरे दिन उसकी माँ थाने में जाकर कहती है, वह आदमी यहाँ से छूट गया और फिर से मेरी बेटी आशा को रास्ते में अकेले मिला था। पुलिस वाले उनसे कहते हैं, आपने पूछताछ के दौरान कुछ गवाही दी ही नहीं, इसलिए हमें उसे मजबूरन छोड़ना पड़ा। कितना दिन उसे हम यहाँ पर रखते, इसलिए छोड़ दिया। पुलिस की बातों को सुनकर वह वापस आ जाती है। फिर दोपहर के वक्त वो आशा के साथ आंगन में ही करंज के पेड़ के नीचे बैठी हुई रहती है। वो कुछ सोचते हुए आशा से कहती है, तू स्कूल आते जाते वक्त अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ही साइकिलों के झुंड में ही साथ क्यों नहीं आती है? आशा अपनी माँ के सवाल को सुनकर बताती है कि माँ, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए पहले कोई भी मुझसे बातें नहीं करती थी और अब इस हादसे के बाद मुझे देखते ही मेरे साथ पढ़ने वाली इस गांव की लड़कियां भाग जाती है, तो मैं कैसे उनके साथ साइकिलों की झुंड बनाकर आऊंगी? आशा के मन की बात जानने के बाद उसकी माँ उसे सीने से लगाकर रो पड़ती है। इसी बीच वो कृष्णा उस रास्ते से जाते वक्त दोनों माँ बेटी को ऐसे करते देखकर पूछता है, क्या हुआ चाची, आप लोग इतने परेशान हो? कृष्णा की बात सुनकर आशा की माँ उससे कहती है, कुछ नहीं बेटे, बस यहाँ पेड़ के नीचे हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए बैठे हुए हैं। कृष्णा समझ जाता है कि कुछ तो बात है। वह उनके पास आकर उनसे प्यार से कहता है, तो आप आशा को गले से लगाकर क्यों रो रही थी? इतना कहने के बाद वह आशा की माँ को भरोसा दिलाते हुए कहता है, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ चाची, आप मुझे बता सकती हैं, कृपया बताइए ना क्या बात है। आशा कृष्णा को अपनी माँ से प्यार से बातें करते हुए देखकर उससे कहती है, कृष्णा भैया, मैं कल स्कूल से वापस आ रही थी तो रास्ते में फिर से वो आदमी मुझे मिला था। मुझे उससे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं स्कूल जाना नहीं चाहती। आशा को ऐसे बोलते हुए देखकर उसकी माँ कृष्णा पर दिल से भरोसा करते हुए सारी बात बता देती है। कृष्णा के व्यवहार और कृष्णा को वो पहले से ही जानती थी। कृष्णा उनकी बातों को पूरी तरह से सुनने के बाद उनसे कहता है, आप लोग हमेशा हंसने बोलने वाले और अच्छे खासे लोग हो। आप लोगों को उदास और परेशान देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आप परेशान मत हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं आशा को रोज स्कूल छोड़कर ले आऊँगा, क्योंकि मैं भी आशा के स्कूल से थोड़ी दूर वाले फैक्ट्री में काम करता हूँ। लेकिन सुबह में तो समय से लेकर जाऊँगा, मगर आने के वक्त मेरे 6 बज जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरी एक दीदी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। वो समय से आती है, तो वो मेरे कहने पर आशा को आते वक्त अपनी स्कूटी पर साथ में लेकर आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सब परेशान मत हो। इतनी बातें सुनकर आशा और उसकी माँ को बहुत शांति मिलती है। फिर रोजाना आशा उनके साथ ही स्कूल से घर आना जाना करती है। इसी तरह पूरा महीना बीत जाता है। एक दिन आशा के स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आशा भी उस दिन प्रतियोगिता में भाग ली हुई रहती है। वह अपने घर से एक साधारण साड़ी पहनकर कृष्णा के साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है। रास्ते में सेठ उसे देख लेता है। आशा उस दिन हल्की फुल्की सजी हुई, बालों में गजरा और साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती है। सेठ पहले से ही आशा पर नज़र गड़ाए हुए था, लेकिन आशा की साड़ी में पूरी खूबसूरती देखकर
और कृष्णा के साथ में बैठकर जाते हुए देखकर उसे बहुत चिढ़ होता है। वह महीनों से योजनाएं बना रहा था। आशा को रोज ही कृष्णा के साथ आते जाते देख खुद में ही अंदर बौखलाए जा रहा था। वह दिनेश भी थोड़ा डरकर सेठ का साथ दे रहा था, क्योंकि पुलिस के डंडे वाली मार उसे अच्छे से याद थे। लेकिन सेठ ने उसे बाहर निकलवाया था, इसलिए वह उसका साथ दे रहा था। उस दिन सेठ का जलन और गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह दिन भर दिनेश के साथ मिलकर शराब पीता रहा। शाम को आशा स्कूल से माँ दुर्गा के किरदार में प्रतियोगिता से जीतकर ट्रॉफी लेकर उस टीचर दीदी के साथ घर आ रही होती है। उस दिन स्कूल के प्रोग्राम की वजह से काफ़ी देर हो जाती है। वो दोनों जा ही रही होती है। रास्ते में उन्हें एक सफ़ेद कार खड़ी दिखती है। वह रास्ता बिल्कुल सुनसान लगता है। वैसे भी शाम 5 बजे के बाद वहाँ से लोगों का बहुत कम आना जाना रहता है। शहर में काम करने वाले सभी 8 बजे के बाद ही वहाँ से गुजरते थे। उस कार से वह दिनेश पूरे नशे में धुर्त बाहर आता है। कृष्णा की दीदी के गले में छुरा रखकर धमकाता है कि अभी आशा को उतारो, यहाँ से जाओ। कृष्णा की दीदी दिनेश को बहुत समझाती है। वह आशा को अकेले छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन दिनेश उसे पिस्तौल दिखाकर कहता है, जाओ नहीं तो एक गोली में अभी तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। कृष्णा की दीदी के 2 बच्चे घर में थे। उसे अपने बच्चों के खातिर ही आशा को वहाँ पर छोड़कर अकेले जाना पड़ता है। उसके बाद आशा को दिनेश जबरदस्ती खींच-तान कर कार में बैठाता है। आशा देखती है कि कार में अंदर सेठ भी बैठा हुआ है। कार में काले शीशे के कारण बाहर कुछ भी नहीं दिखता। दिनेश और सेठ मिलकर आशा को कहीं दूर एकांत पर ले जाते हैं। उस रात दोनों नशे में मिलकर आशा के साथ बलात्कार करते हैं। आशा के साथ बहुत खतरनाक होता है। दोनों ही अपनी दरिंदगी पार कर देते हैं। रात भर आशा के साथ बेरहमी तरह से बलात्कार होता रहता है। शाम को ही कृष्णा की दीदी गांव पहुंचते ही कृष्णा और आशा के घर वालों को सारी बातें बता चुकी थी। सब परेशान होकर शाम से ही आशा को रात के 3 बजे तक ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी आशा का कोई अता पता नहीं चलता। इसके बाद कृष्णा और उसकी दीदी थाने में खबर कर देते हैं। इधर सेठ और दिनेश मिलकर पूरी तरह से आशा की हालत बिगाड़ चुके थे। वह बेहोशी के हालत में थी। उसी स्थिति में वे दोनों उसे गाड़ी से उतारकर झाड़ियों में लेटा देते हैं और कार के दरवाजे खोलकर कार में बैठे बैठे ही दोनों में बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अगर इसे यहीं पर झाड़ियों में छोड़कर जाते हैं तो सुबह कोई ना कोई तो इससे जरूर देख ही लेगा। दिनेश कहता है, इस लड़की के साथ हम क्या करें? इसे जिंदा छोड़ा तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। सेठ कहता है, अगर जान से मारकर कहीं पर दफना भी दिया तो कौन जान पाएगा? इसके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते। गांव में भी कौन साथ देगा? इसके घर वालों के पीछे भी कोई नहीं भागेगा। दिनेश कहता है, अरे लेकिन उस टीचर दीदी ने तो हमें आशा को कार में बिठाकर लाते हुए देखा है। उसे तो सब कुछ पता है, हम तो यह भूल ही गए थे। तब सेठ कहता है, हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। मैं तो कार के अंदर बैठा था और कार में काले शीशे लगे हुए हैं और बाहर कुछ भी नहीं दिखता। और धमकाया भी तो तुमने, उसे पिस्तौल दिखाया, वो सिर्फ तुम्हें जानती है। इस पर दिनेश कहता, इस आशा का पता नहीं चला तो मेरी जिंदगी तो ख़त्म, लेकिन ये सब तो मैंने आपके कहने पर किया था ना साहब। सेठ कहता है, मैंने तो सिर्फ आशा को उस टीचर के पास से लाने के लिए कहा था। तुम्हें आशा के साथ सब कुछ करने के लिए तो मजबूर नहीं किया ना। सब तुम्हारी मर्जी से तुमने किया है। तो अब समझो, जो भी हुआ है उसमें तुम पूरी तरह से कसूरवार हो। उस बार की छेड़छाड़ के बाद तुम सिर्फ कुछ समय के लिए थाने में बंद होते, लेकिन इस कांड के बाद तो तुम्हें जेल तो पक्की है। दिनेश पूरी तरह से फंस जाता है। वह सेठ से कहता है, मेरे बीवी बच्चे हैं साहब, मुझे बचा लो।
सेठ कहता है, परेशान मत हो दिनेश, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। मैंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा है। ये तो मैंने आशा को पाने का तरकीब लगाया। ऐसी लड़की को मैं कैसे मार कर गाड़ सकता हूँ जिसको मैं अपने घर का शोभा बनाना चाहता हूँ। ये लड़की जहर पीकर मर जाती या कहीं भाग जाती, लेकिन मुझसे ब्याह करने के लिए तैयार कभी नहीं होती। अगर इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मेरी बात मानने के अलावा इसके पास दूसरा और कोई चारा नहीं है। हाँ, अगर ये आसानी से मेरी बात मान जाती तो मैं इसको अपने घर में जगह दे देता, लेकिन अब तुमने भी इस पर हाथ लगाया तो कैसे इसे पूरे गांव के सामने अपना बनाऊं। यह बातें कहकर सेठ दिनेश को समझाता है, तुम इसे जबरदस्ती रोड से उठाकर लाए हो और अब इसकी इज्जत भी लूट गई है, तो अब तुम इस बात को स्वीकारो। पूरे गांव के सामने तुम्हें इसे अपनाना होगा, अपनी गलती का गिड़गिड़ाते हुए सबके सामने माफ़ी मांगना होगा, फिर इससे शादी करना। इसके माँ बाबूजी तो चुपचाप रहने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बाकी बात सबको मैं संभाल लूँगा। जिनकी जुबान चलेगी, जिनका मुंह खुलेगा, उनको पैसे से शांत करा दूँगा। उसके बाद हम दोनों बराबर इसके साथ हिस्सेदारी निभाएंगे। उन दोनों के बीच यही बातचीत होते हुए लगभग आधे घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद वे दोनों आशा को लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं। थाने में जाने के बाद सेठ कहता है कि इन दोनों को मैंने गांव के उस पार वाले पहाड़ के पीछे वाले झाड़ियों में पकड़ा है। दरअसल मैं शहर कुछ काम से गया हुआ था, तो आने में आधी रात हो गई। रास्ते में मैं अपनी कार से आ ही रहा था, तभी मुझे चढ़ान में कार चढ़ाते वक्त दूर से ही हल्के फुल्के से दो लोग दिखे। चांदनी रात थी, सब नज़र में आ रहा था। मैंने सोचा पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, इतनी रात हो रही है, दूर से ही उन्हें थोड़ा देख कर आता हूँ। यही सोचते हुए चढ़ान से उतरकर सामने झाड़ियों के पास गया तो मैंने देखा कि एक छोटे से चट्टान में ये दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपट कर बैठे हुए हैं। मैंने अपनी कार ऊपर रोड पर ही खड़ी कर रखी थी और बिल्कुल रोड के सामने वाली झाड़ी के पास छिपकर ये दोनों बैठे हुए थे। मैंने जब इन्हें देखा और अपनी टॉर्च जलाकर इन पर मारा तो भी ये दोनों नहीं डरे। मैं तो सोच में पड़ गया इन्हें देखकर। गांव के किनारे वाले जंगल में ही रोड के बिल्कुल पास वाले झाड़ियों में ये खुलेआम ऐसा कर रहे हैं। इन्हें तो किसी का डर नहीं। मुझे तो इन्हें देखते ही बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे थाने में लेकर आ गया, क्योंकि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो बाकी पढ़ने लिखने वाले बच्चों के दिमाग में भी गंदगी फैलेगी। यह बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत तरीके से सेठ पुलिस को बड़ी चालाकी से सुनाकर गुमराह कर देता है। सेठ की पूरी बात खत्म होने के बाद तुरंत दिनेश दरोगा के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं साहब, हम शादी भी करना चाहते हैं। घर वालों की मर्जी से हम मिल नहीं सकते, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। इसके बाद हमें अब कोई भी नहीं रोक सकता है। उसी वक्त दरोगा को सेठ बोलता है, मुझे अचानक अभी याद आ गया दरोगा बाबू कि ये लड़की आशा और ये लड़का दिनेश दोनों को लेकर एक बार बड़ा हंगामा भी हुआ था, जिसकी चर्चा पूरे गांव में पिटी थी। ये दिनेश जिसके चलते पुलिस के गिरफ्त में भी था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि सारा कुछ तो दोनों के मर्जी से हो रहा है और हुआ था। सेठ पूरे थाने में सबके सामने ही आशा को बहुत अनसन तरह की बातों को बोलकर पूरी तरह से शर्मसार कर देता है। दरोगा वहाँ पर खड़े खड़े चुपचाप सब सुनता रहता है। सेठ कहता है, जब ये लड़की दिनेश को चाहती ही है तो सीधा सीधी सबके सामने मुंह खोलकर कहती क्यों नहीं? चुपचाप होकर मासूम बनने का ढोंग करती रहती है। लगता है पिछली बार ये अपनी माँ के डर से कुछ कह नहीं पाई थी। यह कहते हुए सेठ दरोगा के पास हाथ जोड़कर कहता है, इसकी माँ को मैं समझा दूंगा दरोगा बाबू, बस आप इन दोनों की रजामंदी से सहमत होकर एक बॉन्ड बना दीजिए। बहुत गरीब घर से है ये लड़की, आशा कहीं की नहीं रहेगी।
सेठ की पूरी बात को सुनने और जानने के बाद दरोगा आशा से पूछताछ करता है। आशा की स्थिति इतनी बुरी थी कि वो दरोगा को कुछ भी सही जवाब दे ही नहीं पाती है। दरोगा और सभी पुलिस वाले आशा से बार बार सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पाती है। सेठ उसे बहुत गंदे तरह से फंसा चुका था। फिर भी आशा मन ही मन सोच समझकर हिम्मत तो जुटाती है पुलिस को कुछ कहने का, बताने का। लेकिन उसी वक्त सेठ कहता है, क्या बोलेगी दरोगा बाबू, अभी तो इतनी कम उम्र की लड़की है, यह सब करने का समय था। इसकी हालत देखिए कैसी है। फिर भी ये इसी आदमी दिनेश से रहना चाहती है। बहुत तरह की बातों से सेठ आशा को पुलिस के सामने गिरा देता है। आशा सबके सामने पूरी तरह से थक हार कर अपनी नज़रें झुका देती है और चुपचाप कार के सीट में बैठकर सब कुछ देख रही होती है। शायद उस दिन आशा की बदकिस्मती थी कि दरोगा भी उसी दिन बदली हुआ। पहले वाले दरोगा की बदली होकर इस बार एक नया घूसखोर किस्म का दरोगा आया हुआ था। सेठ दरोगा को बहुत सारे पैसे देकर एक बॉन्ड बनवा लेता है। आशा कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद गांव में जाकर सबको बॉन्ड पेपर दिखाकर आशा के बारे में उल्टे सीधे बातें बताने लगता है। आशा के घर वाले शांत बस देखते रह जाते हैं। कृष्णा और उसकी दीदी भी अपने मुंह बंद कर देख रहे होते हैं, कुछ भी कह नहीं पाते, क्योंकि सेठ ने उनके मम्मी पापा को डरा धमका कर रखा हुआ था। आशा बहुत लाचार और बेबस हो जाती है और उसे बहुत तेज भी रहता है। उसकी स्थिति को देखकर उसके घर वाले उसे तुरंत ही सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। 2 दिनों के बाद आशा अस्पताल से रिक्शे में बैठकर घर आ रही होती है। अपने गांव में पहुंचते ही उसे गांव में सभी बहुत गलत नज़र से देख रहे होते हैं। हर किसी के मुंह में अनसंट बातें निकल रही होती है। आशा सबकी नज़रों को देखकर और सबकी गंदी बातों को सुनकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे संभालती है, भरोसा दिलाती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ को आशा और भगवान पर पूरा भरोसा रहता है। उसके माँ, बाबूजी और भाई उसका पूरी तरह से साथ देते हैं। सेठ सबको अपनी बातों में उलझाकर गांव में मीटिंग कराने की कोशिश में रहता है। पूरे गांव वाले भी कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बदमाश लड़की को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाए तो पूरे गांव की लड़कियों में भी गहरा असर पड़ेगा, इसलिए इस आशा को लेकर तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद गांव वाले मिलकर आशा और दिनेश की शादी करा देते हैं। गांव की पंचायती में आशा के घर वाले और कोई भी दूसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं कह पाता। दिनेश बाहर से आया हुआ था, वहाँ पर माइंस में काम के लिए, इसलिए वहाँ उसका अपना घर नहीं होता। सेठ के बंगले के पीछे वाले पुराने घर में बहुत से कमरे खाली होने के कारण वह दिनेश को आशा के साथ वहीं पर किराए पर रहने के लिए अनुमति देता है। पूरे गांव वाले भी इस बात को मान जाते हैं। आशा और उसके घर वालों को सबकी बातों को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। कृष्णा और उसकी दीदी सेठ के करतूतों को और उसकी चालों को जान ही नहीं पाते। धन्यवाद दोस्तों। इसकी आगे की कहानी आपको भाग 3 में मिलेंगी, तो चलिए चलते हैं भाग 3 पर।